हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSP के एग्ज़ाम को लेते हुए। काफ़ी सारे पेपर कर चुके हैं हम लोग। जितने भी 2024 में पेपर हुए थे ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम जो 2019, 20, 21, 22 और 23 में जो पेपर हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे अब, क्योंकि 24 के तो हमने पहले ही कर लिए। 24 में सिर्फ आपका एक TGT लाइब्रेरियन का पेपर रहता है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को करा दूँगा। साथ ही साथ हमने पेपर किए हैं तो हम चीज़ों को एनालाइज भी साथ के साथ करते चलेंगे, ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। तो अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूँगा, क्योंकि जैसे मैथ ही करा रहा हूँ तो मैथ की ही चर्चा करूँगा, तो मैथ में क्या है, एक सिमिलर पैटर्न मिल रहा है। सिमिलर पैटर्न मतलब कि पेपर में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। क्वेश्चन भी रिपीटेड मिल रहे हैंगे और मैथ के लेवल में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एक एवरेज सा मैथ सेक्शन चलता चला आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉन टीचिंग की, तो नॉन टीचिंग में थोड़ा सा मैथ सेक्शन का लेवल अप हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी वार्डर का पेपर करेंगे, हम मॉडर्न का पेपर करेंगे, LDC करेंगे, तो इनका लेवल जो है थोड़ा सा अप हो रहा है एज ए कम्पेयर टू टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो उनको भी देख लेंगे, बाद बाकी आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। चलते हैं, आज ये 2021 का पेपर हैगा, पीजीटी का पेपर है, और पीजीटी में भी किसका, फाइनाइट का पेपर है जो 2021 में हुआ था। तो उसकी मैथ देखना, 2024 वाले की मैथ देखना, आपको लगभग सेम ही लगेगा, कुछ ऐसा खास परिवर्तन नहीं है। खैर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अब देखो, परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब PYQ इंपोर्टेंट भी हो रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आपने थोड़ा मोड़ा बेसिक कर रखा है ना, मैथ का थोड़ा सा बेसिक कर रखा है और आप PYQ कर रहे हो, तो इतने में भी आपका एक अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, ठीक है। मैं दावा नहीं कर रहा कि नहीं 20 में से 20 ही बनेगा, 20 में से 19 ही बनेगा, नहीं, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, ठीक है। लेकिन अच्छा स्कोर बन सकता है अगर आपने PYQ कर लिए हैं 4-5 साल के। खैर, और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ, अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं, आपको समझ आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये चीज़ आपके इच्छानुसार है। खैर, क्या कहता है कि वर्तमान समय में रोली और नीलम की आयु का अनुपात का जो अंतर दे रखा है वो 4 वर्ष का है। देखो, रोली एक ले ली हमने, ठीक है, रोली ले ली है, नीलम ले ली है, ठीक है। देखो, इसकी आयु x मानते हैं तो इसकी आयु x-4 माननी पड़ेगी, क्योंकि उसने डिफरेंस बोला है आपको, ठीक है ना। ये रोली की हो गई और ये नीलम की हो गई। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 जोड़ दिया हमने, इसमें भी 8 जोड़ दिया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो ये कह रहा है कि जी 6 और 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 और 7 हो जाता है ना। बस एक चीज़ देखना, प्लस का 8 माइनस का 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस का 4, है ना। तो यहाँ से 7x हो गया प्लस 28 हो गया, ठीक है, बराबर में 6x प्लस 48, ठीक है। तो ये 6x 7x, तो x बचेगा, ये उधर चला जाएगा, तो 20, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। इसकी जो आयु थी वो हमने अभी क्या निकाली थी, x-4, x की वैल्यू 20 आ गई। 20 में से 4 माइनस कर देंगे, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगी। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष है, x की वैल्यू तो 20 ही निकाली है ना, तो इनकी आयु का योग ही तो पूछा था हमसे, तो कितना हो जाएगा, 36% की आयु का योग हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, समझ भी आ गया होगा आप लोगों को आसानी से, ठीक है। नहीं आया तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, और फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग अपनी सजेशन भी दे सकते हो कि किस तरीके से करना चाहिए। ये चीज़ तो मैंने अपने तरफ से बता दी, आप लोगों को जैसा लगता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है, डिवाइड करके उसमें देख लेना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। मैं फिर भी एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, 613 को डिवाइड कर रहे हैंगे, 613 को डिवाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। 0 पॉइंट, देखो यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है अप्रॉक्स, तो 1839 हो रहा है, 13 3 39, 1839 हो रहा है। अगर मैं यहीं दूसरे की बात करता हूँ, 495 को हम 495 से हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 386 को, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ा, यहाँ पॉइंट लगा, है ना, और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो इसको मान लिया हमने 500, 5 7 35, तो अप्रॉक्स 0.7 जाएगा, अप्रॉक्स 0.7 जाएगा, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 7 इसको निकालेंगे तो ज़रूरत है नहीं, वैसे 5 7 3500 बैठ रहा है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 4000 हो जाएगा, तो इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 0.7 इतना ही छोड़ देंगे। अगला देखते हैं कि अगला फ्रैक्शन किस चीज़ का दे रखा है हमें।
देखो जब तक सिमिलर ना आ जाए ना, जैसे यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आया तो आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बेवजह जाके डिवाइड करोगे, यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि क्या आएगा 0.0, क्या हो रहा है यहाँ पर आएगा 0, तो 5 चौक 20, यही आ गया, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से निकल के। अब बात करते हैं इसकी कि 93 से अगर 28 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 0 पॉइंट कितना 0 बढ़ गया, ठीक है। 9 3 27, ये भी 3 बार जा रहा है। अब ध्यान से देखना, 9 3 27, 27 मतलब कि 3 3 9, 279 आ रहा है, 279, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। 0 बढ़ाएंगे तो भी बात नहीं बन रही। अब एक 0 यहाँ बढ़ेगी, एक 0 यहाँ बढ़ेगी, तो मतलब कि 0.30 ये आ गया। अब इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, भाई हमें बतानी है उसमें सबसे छोटी संख्या। तो देखो ये छोटी हो गई, ये छोटी हो गई, ये तो क्लियर दिख रही है कि ये छोटी या बड़ी नहीं हो सकती, ये छोटी तो हो नहीं सकती इससे, ठीक है ना। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो इसमें तो 30 चला गया, इसमें क्या फालतू जा रहा है, इसको और एक बार चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पर गया, एक इधर चला गया ना, हमारे पास 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 चौक 24 हो रहा है ना, 6 चौक 24, तो ये जाएगा कितना 3 4, तो 0। अब देखो कौन सी बड़ी है, इसमें देख लो कौन सी छोटी है, छोटी बतानी थी, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो मैंने बता दिया है क्वेश्चन, वैसे बताने वाला था नहीं, आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। खैर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं तो वीडियो रोक के उसको सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो रोक के उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अगर आप लोग कर लेते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखो कि आपने जैसे किया है वैसे ही किया है या कुछ अलग भी है। खैर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से लेंगे, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है। एक वीडियो पड़ी हुई है एलसीएम एचसीएफ की, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसी को एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक जाननी है कि कैसे जल्दी निकालते हैं। मैं कैसे निकालता हूँ, जैसे डिफरेंस देखा 3 का 3 चौक 12, 15 चौक 60, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, 18 का इसका डिफरेंस देगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दो, 6 3 18, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 180 इसका एलसीएम निकल करके आ गया। बात समझ गए। अब एक चीज़ देखना, अब ऐसी संख्या जो 180 से कटे और क्यूब भी हो, 180 से, तो ऑप्शन ए देखोगे तो कितना 64,000 है, 64,000 तो नहीं कटने वाली। अगर देखोगे 27,000 है तो 27,000 30 का क्यूब भी है, भाई ये 27,000 इससे कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी, और क्यूब है, क्यूब किसका है 30 का क्यूब है 27,000, ठीक है। और कोई संख्या ऑप्शन में देखोगे तो है ही नहीं ऐसी जो इससे कटे और क्यूब हो। देखो क्यूब तो है लेकिन कटेगी नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 27,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बाद बाकी कमेंट में बता सकते हैं आप जैसा भी आप लोगों को लग रहा है। खैर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है कि 240 का 12.5%। अब देखो 240 का अगर आपको 12.5% निकालना है ना, कितना 12.5%, तो मेरे हिसाब से आप क्या करो कि पहले उसका 50% निकाल दो। तो 50% अगर 240 का 50% निकालेंगे तो 120 होगा, 120 का भी 50% निकाल दो, 120 का भी आधा कर दो, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 120 का आधा हो जाएगा आपके पास 60 का भी आधा कर दोगे तो 12.5% हो गया। 60 का आधा कितना हो रहा है 30, तो सीधा निकाल दिया हमने, 30 रुपये हो गया, ठीक है। तो 12.5%, 25%, 50% आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो 240 का हमने 12.5% 30 निकाल लिया, प्लस 27 का कितना 27 का 200%, 27 का 200% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट दी, यहाँ से 0 हट गई, यहाँ से हटा, 27 दूनी 54, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसको, कितना आ गया 54 आ गया। तो इतनी बात भी क्लियर होगी, ठीक है। ये बराबर है x × 12, बस काट दो इसको, ये कितना हो गया हमारे पास 84 बराबर 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ ही गया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5
क्या कहता है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, एक ब्रिज को 55 सेकंड में पार करती है, ब्रिज की लंबाई याद कीजिए। तो देखो हमें इसमें स्पीड दे दी है, स्पीड कितनी दे दी है ट्रेन की, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया वो भी मीटर पर सेकंड में दिया गया। याद रखना स्पीड को ही चेंज करते हैं हम, क्या कर रहे हैं, स्पीड को ही चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। बस 18 दूनी 36, तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा आपका। डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, डिस्टेंस आ गया आपका 550। अभी डिस्टेंस किसका है, प्लेटफॉर्म या फिर मैं कहूँ ब्रिज का, ब्रिज प्लस ट्रेन का, ये डिस्टेंस किसका आया, टोटल डिस्टेंस निकल के आता है। जब एक ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो उस पुल का, उस ब्रिज का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस टोटल हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों जुड़ के आया है। इसमें से ट्रेन का दे रखा था, ट्रेन का 200 दे रखा था, 200 इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास किसका आ जाएगा, ब्रिज का निकल के आ जाएगा कि ब्रिज ट्रेन का दे रखा था ना पहले आपको, जिसका भी दे रखा था ये दूसरा निकल के आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, ट्रेन का दे रखा था तो ये ब्रिज आ गया हमारे पास, 350 मीटर का ब्रिज आएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो स्पीड होती है उसका अपोजिट रेसो टाइम का रेसो होता है, ये बात पता होगी। एक चीज़ बताना, जो आप जाओगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा तो नाव की स्पीड हो गई, प्लस पानी की स्पीड, भाई पानी के साथ साथ जा रहे हैं ना, पानी की स्पीड कितनी है 12, तो जब जाएंगे तो हमारे पास जुड़ जाएगी स्पीड, और जब वापसी आएंगे तो स्पीड घट जाएगी। 16 में से 12 गई तो 4 बची, तो स्पीड जाते समय कितनी होगी 28, आते समय कितनी होगी 4। इस बात को क्लियर हो गई होगी। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम हो जाता है 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। मैंने इसका रेसो ले लिया तो ये एक रेसो 7 हो गया। इतनी बात क्लियर है। मैंने स्पीड को नहीं काटा क्योंकि स्पीड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्पीड को काटा नहीं है। खैर, हमारे पास टोटल समय कितना लग रहा है 8 मिनट। उसने कहा क्या कहा है 90। ठीक है, 90/8 इसको कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में, क्योंकि हमें टोटल घंटे ही निकाल लेंगे। घंटे में ही दिया गया है टाइम, किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी होगा बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये 1 की वैल्यू आ गई, इस 1 की वैल्यू ये आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये टाइम आ गया हमारे पास, टाइम की मल्टीप्लाई स्पीड के साथ कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 0 से 0 काट दो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास बन गया 3/16। तो 3/16 1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करना है 28 की वैल्यू हमें निकालनी है। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21, तो ये आ गया 21/4। तो 4 पंजे 20 है ना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो टाइम एंड वोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हमने टाइम एंड डिस्टेंस से कर लिया, समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हो। वैसे जहाँ तक है अभी हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ भी सीख लोगे। खैर आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया ना हमारे पास, नहीं 7 करेंगे। 7 देखते हैं कि 7 में क्या दिया है। कह रहा है एक पुरुष एक कक्षा में 35 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 35 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 16 है। इसका मतलब हो गया प्रत्येक की 16 वर्ष औसत उम्र है, है ना। और 21 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है। देखो इसको करने का तरीका क्या होगा मैं बताता हूँ। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं उनको आपस में काट लो, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। ठीक है, अब टोटल ये कितना हो गया हमारे पास, ये आया हमारे पास कितना 80 और ये आ गया 42, है ना। इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास बचा है कितना 38। अब 38 कितने लोगों की बची, ये 5 में से 3 गए, 2 लोगों की बची 38, है ना। तो एक की औसत आयु कितनी आ जाएगी भाई, 2 लोगों की उम्र अगर 38 है तो एक की कितनी आ गई, एक की 19 वर्ष आ गई। बात समझ के। एक तरीका ये हो गया करने का। अगर दूसरा तरीका जानना चाहते हो तो दूसरा तो वही हो गया आपका बेसिक तरीका। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार दिखा देता हूँ मैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 35 लोग हैंगे जिनकी औसत उम्र दे रखी है 16, तो 35 × 16 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, ठीक है। और 21 विद्यार्थी की औसत 14, 21 की 14 है, 21 की 14 है, तो 14 × 21 करना पड़ेगा। अब जो भी होगा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसमें से जो भी होगा उसमें से घटा के उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, ठीक है। तो उस तरीके से करेंगे तो आसानी से कर लोगे। देखो वो तरीका भी इसी में से निकला है। अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूँ, इसमें से 7 कॉमन ले लूँ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बात वही है कि, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अंतर 7 है और इसका क्षेत्रफल 184 है। ठीक है, तो विकर्ण से संबंधित अनुपात क्या है। ठीक हो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन टैली करेंगे अगर आपको जल्दी करना है पेपर में। तो पेपर में देखो सॉल्यूशन करना एक अलग बात होती है, पेपर में सॉल्व करना एक अलग बात होती है मेरे हिसाब से। भाई अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करते हैं, 3 मिनट में सॉल्व करते हैं पेपर में, तो उस क्वेश्चन को तो ना करो, ज़्यादा बेहतर है। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 मिनट, समझ रहे हो ना? तो हमें करना क्या है, पेपर में हमें जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, आप कुछ जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, अब तक देखा भी होंगे, जिन्हें मैं ऑप्शन टैली करा देता हूँ, जिन्हें ऑप्शन टैली करने से ही जल्दी आप कर सकते हो। देखिए अब ये उनमें से ही कोई एक क्वेश्चन हैगा, जैसे एक समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच दे रखा है अंतर 7, इसका क्षेत्रफल। देखो एक समचतुर्भुज मैं बना देता हूँ पहले। समचतुर्भुज ये हो गया लगभग हमारे पास समचतुर्भुज, इसके डायगोनल्स हो गए, विकर्ण हो गए, ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स। इसकी पहचान क्या है, ये यहाँ पर 90 डिग्री काटता है अपने डायगोनल्स पर 90 डिग्री काटता है, अपने विकर्ण पर 90 डिग्री काटता है। बात सही है? अब मेरी बात को समझना ज़रा। ठीक है, जैसे इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है डायगोनल्स का मल्टीप्लाई d1/d2 डिवाइड बाई 2, ये इसका एरिया होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 184 दे रखा है आपको एरिया। हमें क्या निकालने हैं, डायगोनल्स निकालने हैं। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसमें डिफरेंस 7 हो। तो पहले तुम कहोगे जी 22 ले लेते हैं, 22 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो इक्वल टू में क्या ये बनेगा, देखना इसको काटा 2 से तो 11×5 = 55, लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो यहीं से हटा दो अब। ठीक है, अगर तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो एक में आ रहा है 23, एक में आ रहा है 16, एक में 23 एक में 16, डिवाइड बाई 2, इसको काटा 8, 8 3 24, यूनिट डिजिट 4 मैच कर गई, तो इसको अब आगे भी चेक कर लेंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 16, 184 सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 13:16। बात खत्म हो गई। समझे क्या बात को? तो ये तो हो गया। अगर किसी को बेसिक तरीका भी जानना है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो कैसे करते हैं अगर बेसिक से करते तो लोग। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं डायगोनल्स की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स का मल्टीपल ही तो होता है। देखो एक x आ गई, एक भुजा x होती है तो दूसरी भुजा x-7 होती है, क्योंकि अंतर 7 का है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, बराबर में 184 है, इससे एरिया निकल रहा है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास x मल्टीप्लाई में। अब देखो इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी मैंने यहाँ पर, x² - 7x बराबर में कितना हो गया 8 और 36। बात समझ रहे हो? अब देखो x² - 7x, इसको इधर ले लेते हैं -368 = 0। बात समझ के अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या तोड़नी है जो प्लस माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये बने। अब देखो यहाँ पर भी तो मैं ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहाँ से अब ऑप्शन टैली करते हैं कि ऐसी संख्या जिसका अंतर 7 हो और इस तरीके से आ जाए, तो क्या ही फ़ायदा है इतना लंबा चौड़ा करने का भी। ठीक है, फिर इक्वेशन बनेगी, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ये क्लास 9th तक तो समझ आता था, 9th 10th में तो कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं करना। समझ रहे हो? तो मैं आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करा रहा, मैं PY की तो करा ही रहा हूँ आपको, साथ के साथ मैं करने का तरीका भी बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, कि पेपर में कैसे करना चाहिए मैथ सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं कर लो, अपने आप कर ले। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 10 देखेंगे। 10 में क्या दिया गया है, देखो 10 में कह रहा है कि x² + 2x + 3 माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 हैगा, और ये कह रहा है कि दूसरी संख्या हैगी क्या x² - x + 12। ठीक है, ये दे रखा है, इसका SCF पूछा है। देखो SCF आप लोग इसका कैसे निकालोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको हम ऑप्शन टैली करेंगे, SCF निकालने के लिए हम करेंगे ऑप्शन टैली। जैसे मैंने ऑप्शन डी उठाया, अभी बताऊँगा कैसे करेंगे आप लोग। तो x - 3 x + 3 दे रखा है, x + 3 = 0 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बराबर इक्वल टू किधर चला गया, तो ये -3 आ गया। बात समझ रही हो? अब x की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, -3 निकाल दी। जहाँ भी x हैगा वहाँ पर -3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने रखा -3 का स्क्वायर प्लस,
अब देखो -3 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ, तो ये -6 बनेगा, -6 -3, ठीक है। और यहाँ पर आप रख दो कितना, 3 3 3 9 -3, देखो -3 तो था ही, -12, अब ये कितना बन गया 9 माइनस माइनस प्लस, +3 -12, ठीक है। और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 9 -6 -3, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो 6 3 9 माइनस, भाई -9 हो गया, प्लस का कितना हो गया +9, तो -9 +9 कट के 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये कितना हो गया 12 -12, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर आपका 0 आता है तो ये बात कंफर्म होगी कि ये इसका एचसीएफ होगा। ऐसा क्यों भाई, अगर आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं एचसीएफ से तो इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचना चाहिए ना, रिमाइंडर 0, तो हमारे पास भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। पहली बात समझ आ गई होगी। ये कारण मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, अदरवाइज़ लंबा नहीं है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, देखना x+1 रखते, x+1 बराबर 0, ठीक है, x = -1 हो जाता। तो ये हम देखो यहाँ पर आप कैसे रखते, मैं और ऑप्शन मैच करके दिखा रहा हूँ कि आंसर नहीं आता। जैसे -1 रखते हम यहाँ पर तो +1 हो जाता, और ये हो जाता -2, -3, यहाँ पर 1 रखते तो 1 हो जाता, और यहाँ माइनस का तो +1 हो जाता, -10 आ जाता है ना। तो ये देखो 3 2 5, 1 -5 आ जाता, और ये 2 -12 आ जाता। तो देखो ना यहाँ 0, यहाँ -4 बचा, और यहाँ -10 बचा, तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, तो रिमाइंडर तो 0। तो कोई और भी आप मैच करोगे तो बैठेगा ही नहीं सेटिस्फाई। अगर आप 4 ऑप्शन भी जल्दी से x की वैल्यू रखने लग गए तो बेहद आसानी से निकाल लो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, बाकी और भी तरीके हैं, उन्हें भी बताऊंगा कभी फिर से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ज़्यादा नहीं खींचेंगे अब इस क्वेश्चन को। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं 12 में क्या दिया गया है। और आप कमेंट में बता दो, जैसे मैं एडिशनल जानकारी दे देता हूँ, ये ठीक लगती भी है या फिर ऐसे ही है ना। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना है। कितने प्राप्त करने हैं, 240 अंक प्राप्त करने हैं। तो देखो 240 अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, ठीक है। एक छात्र ने 192 अंक मिलते हैं, एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं, 192, एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं, ठीक है। और वो 12% से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक चीज़ बताना, 192 मिले, इसको अगर 12% और दे दूँगा तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा। अरे आपको 192 नंबर पे फेल हो रहे थे, लेकिन आपको 12% और दे दे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको 12% और दे दिया हमने, तो प्लस कर दिया 12%, बात समझ रहे हो। अब देखना 192 + 12% बराबर होगा 240 के, क्यों 240 वाला पास है, और इधर ये क्या है 192 + 12% वाला पास है, बात समझ गए। इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, घटने के बाद कितना आ जाएगा 48 आएगा ना, हाँ। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई, ठीक है। इनटू में 100% की वैल्यू निकाल लें, 12 चौक 48, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी 400। अगर बात करता पेपर में कि कितने नंबर का टोटल पेपर था, तो 400 का था, और यही पूछा गया अधिकतम कुल कितने अंक मिल सके, तो कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। तो बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखो 12 क्वेश्चन को देखेंगे, पहले खुद से करने की कोशिश करना, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 2 3 ब्लू वाला देखना है, पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 1 2 3 से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन की औसत बतानी है, ठीक है। तो देखो ठीक है, देख लिया आपने। अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले देखोगे तो पहले तो आपको क्लियर ही नहीं दिखने वाला, ये सिर्फ इसी में नहीं, ये पेपर में भी क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे 60 से 70 के बीच में देखोगे तो ये मिड में भी नहीं है, तो हमने इसको 64 ले लिया, क्यों, मिड से थोड़ा सा ही कम था, हमने इसको 64 मान लिया, ठीक है ना। अभी ऐसे ही मान लो आप लोग भी, अभी जब आंसर निकलेगा, जब पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 मिड में है, तो मिड में 50 और 60 के बीच में है तो 55 ले लिया हमने। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा थोड़ा सा कम था, तो हमने 48 ले लिया, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम, कितना हो गया 4 5 9, 8 और 9 कितना होता है 17 का 7 आ गया।
6 4 10 5 15, 15 और 1 16, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 6 18 अप्रॉक्स में, भाई 3 पंजे 15 जाता है, वैसे 3 6 18 कर दिए क्योंकि एक ही तो कम था। तो जो भी जाएगा आंसर वो अप्रॉक्स में ही जाएगा, याद रखना। और पिछले पेपर मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो अप्रॉक्स में ही आंसर निकला है जिनका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया गया है। इंग्लिश में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कन्वर्ट कर दूंगा हिंदी में। कह रहा है एक कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, एक 15 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है। ए को करा दिया हमने 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। अगर टोटल वर्क की बात करें तो 60 एलसीएम आ गया, 15 चौक 60, 20 30 60, ये इनकी एफिशिएंसी निकल करके आ जाएंगी। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, दोनों कितना काम कर रहे हैं? 7 भाग। 4 दिन तक करेंगे तो इसका मतलब 28 भाग काम कर देंगे। टोटल में से 28 को घटा दो, हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास बचेगा 32। क्या बात समझ गए? 32 काम बचा है। अब क्या पूछा गया है? क्या रिमेनिंग वर्क बताओ। रिमेनिंग वर्क एक चीज़ देखना, 32 बचा है ना, किस में से? 60 में से। 60 में से 32, हाँ ठीक तो है, 60 में से 32 बचा है ना, इसको काट दो। क्या पूछा गया एक बार क्वेश्चन में देख लें। 4 से काटो, 4 8 32, 4 से काटा 15, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। 8/15, ठीक है ना। देखो 32 तो काम हो गया ना, सॉरी 28 तो काम हो चुका है, 32 भाग बचा है। 32 भाग बचा किस पे? 60 पे। कैलकुलेट किया तो 8/15 हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। बात समझ गए? हो गया आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। दिख रहा होगा आप लोगों को 14 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, सभी कॉलेजों में एक साथ कॉमर्स विषय के विद्यार्थियों का औसत कितनी है, ठीक है। तो क्या करना है, तीसरा वाला देखो, कॉमर्स लिखा है, कॉमर्स वाले के 35 45 30 48 और 30 सारे के सारे जोड़ लो। सारे के सारे जोड़ लिए, सारे के सारे जोड़ने के बाद आप ज्ञात करेंगे, ये परसेंटेज दे रखी है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दो किससे? 500 से। पहले इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ेंगे और उसका निकाल देंगे कितना, जितना परसेंटेज इसका आया है। आइए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन आ गया अभी। अब देखो ये 2021 का है, इसमें क्वेश्चन फिर भी ठीक दे रखे हैं। 35 45 45 30 48 और 30, ठीक है। 8 5 5 5 10 8 18 की 8 आ गया, ठीक है। और 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 और 3 17 17 और 1 18, ठीक है ना, ठीक है। अब ये 188 नंबर मिले हैं, किस में से? टोटल नंबर कितने हैं? 500। प्रत्येक को हमने 100 का मान के चलें, क्योंकि दिया नहीं है, वैसे मान के ही चलेंगे भाई। 35 45 इतने आ रहे हैं, तो प्रत्येक ईच पेपर कितने का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, इनटू में 100। तो 0 से 0 काट दिया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया। और 3 बचा ना, 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया ना, और 5 6 30 हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास? 36.6% आ गया। कितना आ गया? 36.6%। और हमें 36.6% निकालना है किसका? और आप इसको जोड़ लो, 175 00, ठीक है, 250 00 और 353 00, 353 00, ठीक है, 230 00, ठीक है, 324 00 0 और 5 3 8 4 12, ठीक है, 7 5 12, 5 5 10 7 17 और 3 17 3 20 20 2 22 22 और 1 23, ठीक है, 3 3 6 और 2 8 8 3 11 11 11 और 2 13, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमें निकालना है इसका इतना परसेंटेज, ये निकालना है हमें। अपोन में कितना आ रहा है? अपोन में 100 आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपका अप्रोक्स में आ जाएगा कितना? अप्रोक्स में आ जाएगा, एक बार मैं कैलकुलेट कर ही दूँ क्या?
1 मिनट का समय देना मुझे। 1 मिनट का समय देना। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और आएगी, डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि एवरेज पूछा था, तो आपका जो आएगा वो अप्रॉक्स में निकल के आ जाएगा। और अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स में जाएगा 9745। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग आसानी से। 5 से इसलिए भाग किया क्योंकि एवरेज में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 की ओर चलते हैं, क्या दिया गया है 15 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है एक प्रिज्म का आयतन दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं पहले प्रिज्म बता देता हूँ, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म कोई भी वह आकृति, जैसे ये मैंने बना दिया तो तुम लोग कहोगे क्या है ये? सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। देखो सिलेंडर तो है, सिलेंडर के साथ साथ एक प्रिज्म भी है। कोई भी 3D आकृति, कोई भी 3D आकृति जिसका आधार बराबर हो उसके टॉप के, ठीक है, जिसका फर्श बराबर हो उसके छत के, उसे प्रिज्म कहते हैं। बात समझ रहे हो? अब तुम कहोगे स्क्वायर, स्क्वायर भी एक प्रिज्म है, समझ रहे हो? ट्राइंगल, ट्राइंगल एक प्रिज्म नहीं है, ट्राइंगल एक पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड क्या होता है मैंने ये भी बता देता हूँ। पिरामिड वह होता है जिसका टॉप अलग हो, जिसकी छत अलग हो और फर्श अलग हो, उसे क्या कहते हैं? हम पिरामिड कहते हैं। तो बात समझ गए? तो प्रिज्म का निकालने का फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, जो एक सिलेंडर का हैगा वही हैगा। अगर कोई भी प्रिज्म देता है और आपसे उसका क्या कहता है, वॉल्यूम निकालने की बात करता है, तो एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे एच से। अब एरिया क्या है? एरिया वो बोलेगा, एरिया वो बताएगा कि स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म है, सिलेंडर बेस्ड प्रिज्म है, जिस बेस का हैगा उसका एरिया निकालना है। यहाँ पर एरिया आप लोगों को दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है था 288 इंटू में एच, और एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? यहाँ पर एच की वैल्यू दे रखी थी आपको कितनी? एरिया दे रखा ना, उसने वॉल्यूम दे रखा है आपको। 1 मिनट, आपको वॉल्यूम इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 288 इंटू एरिया इंटू एच, एच 12 है, तो 12 से काटा 12 ही है ना, नहीं 24 है, सॉरी 24 है ना, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो एरिया कितना निकल के आ गया प्रिज्म का? 12 निकल करके आ गया। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया गया है। 16 में कह रहा है कि 1 मिनट निकाल लेते हैं 16 को। कह रहा है कि 145 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है। कितनी है? 145 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी थी, ठीक है, के हिसाब से बेची जाती है। तो 18% के लाभ पर बेची जाती है, 18% के लाभ पर बेची जाती है, उससे 1566 रुपये का लाभ होता है। तो इसका मतलब 1566 की वैल्यू 18% है, तो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, और ये 100% की वैल्यू निकाल दी। 100% की वैल्यू निकाल दी तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल चीनी कितने की आई थी, खरीदी गई थी, मतलब कोस्ट प्राइस इसको आ जाएगा। तो 14144 1870, तो 8700 रुपये आ गया। 8700 रुपये की टोटल चीनी थी, ठीक है ना। अब 1 किलो का प्राइस इतना है, अगर टोटल प्राइस से हम 1 किलो को डिवाइड कर देते 1 किलो के प्राइस से, तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी निकल करके आ जाएगी। काटें से किससे जाएगा? 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 एकम 5 गया ना, या 29 से कट जाएगा, 29 से जा रहा है, या इससे काट लो, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 गया, 5 एकम 5 गया और 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, ठीक है, और ये जा रहा है 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा? 60। क्वांटिटी पूछी गई थी क्वेश्चन में, वो क्वांटिटी हमारी निकल के आ गई, कितनी किलो थी? 60 किलो चीनी थी। बात मेरे हिसाब से समझ आ ही गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था। देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 होती है। 5 वर्षों में कितनी होती है? 520 रुपये हो जाती है। और 7 वर्षों में कितनी बात कर रहा है ये? 568 रुपये, 568 रुपये, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं हम। देखो 5 वर्ष में इतनी हो रही है, 7 में इतनी हो रही है, इसका मतलब है आपने कोई पैसा दिया 5 वर्ष में, ठीक है, और 7 वर्ष में दिया, तो ये फालतू हो गया। फालतू हो गया इसका मतलब तो ब्याज मिला है ना आपको। ब्याज कितना मिला है? 8,
और 4, 48 रुपये का ब्याज मिला है 2 महीने में, दो साल में 48 का मिला है, तो 1 साल में कितने का मिला होगा? 24 का। इतनी बात क्लियर है। अगर हम 5 साल की बात करें, 5 साल में कितना पैसा हो जाएगा? 120 रुपये। अब ये 120 रुपये क्या हो गया? ये तो ऐसा ही है भाई, हमने इंटरेस्ट ही तो निकाला था, 5 साल का इंटरेस्ट बना लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये। अगर ये क्या है, कोई धनराशि हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। हो जाती है कैसे भाई? आपने 500 रुपये, आपने 400 रुपये दिए, 400 रुपये दिए और आपको 520 रुपये फालतू मिल गए, मतलब सॉरी, टोटल आपको 520 मिल गए। समझ रहे मेरी बात को? आपने 400 रुपये उधार दिए और आपको 520 रुपये मिल गए, तो इसका मतलब तुम क्या कहोगे कि 520 रुपये कोई धनराशि हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? वो ब्याज है प्लस प्रिंसिपल है। तो ये ब्याज प्लस प्रिंसिपल है, इसमें से ब्याज मैं निकाल दूँ, 120 रुपये निकाल देंगे तो 400 रुपये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, क्या था भाई अगला क्वेश्चन? आ जा भाई, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि 400 मिलीलीटर विलियन में, जिसमें 15% अल्कोहल है, ठीक है ना, 15% क्या है? अल्कोहल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। कह रहा है कि 400 मिलीलीटर का ये हैगा, इसमें 15% अल्कोहल है। देखो इसका 15% निकाल लो, 400 का 15% कितना होता है? 60 होता है। इतनी बात तो क्लियर है। 400 में अल्कोहल 60 है, तो एक चीज़ बताना, दूसरा कोई भी मिक्सर मान लेते हैं, हम वाटर मान लेते हैं, तो वाटर कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। क्या बात सही है? कहता है कि इसमें कितने परसेंट शुद्ध अल्कोहल और मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। अल्कोहल 32% करना है, तो इसका मतलब वाटर कितना हो गया? 68% हो गया। क्या बात सही है? हम मिला क्या रहे हैं? अल्कोहल मिला रहे हैं, इसका मतलब वाटर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? अगर हम किसी मिक्सचर में अल्कोहल मिलाते हैं जिसमें अल्कोहल और पानी है, तो पानी तो जितना था उतना ही रहने वाला है, तो इसका मतलब 68% की वैल्यू 340, तो 340/68। ठीक है, हमें 32% की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे 34 से कम 34, 34 दूनी 68, इससे काटा तो 16, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 160 लीटर। 160 लीटर कह रहा है कि कितना अल्कोहल और मिलाया जाए? 60 लीटर तो पहले था ही, 160 से करना है, तो इसका मतलब 100 लीटर अल्कोहल और मिलाना है। बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 18 की, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है। 18 तो हो गया, 19 करेंगे ना हम, 19। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 17 हो गया, 18 कर लिया, 19 करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, 19 क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, इसको देखो, इसको आप लोग खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। मैं सिर्फ ओरली तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो उसने क्या पूछा है, किस कॉलेज में विज्ञान विषय में सबसे कम संख्या में विद्यार्थी थे? कैसे करोगे? देखो ए दे रखा है, ए कॉलेज है, 25, 35, 40, सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 300 की, क्योंकि भाई प्रत्येक सब्जेक्ट कितने का है? 100 नंबर का हैगा। इनटू में 100 कर दिया, तो परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज जितना भी आया 17,500 का, उतना परसेंट निकाल लो। पहला तरीका, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि पहले वाले कॉलेज ए में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी। इसी प्रकार से 2 का बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, डी का निकाल लो, और खुद से आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सा कॉलेज ऐसा था जिसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम थी। बात समझ आ गई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कहता है कि एक नारियल का पेड़ जो तो 3 वर्ष पहले लगाया गया था, इसकी ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। अब एक चीज़ देखना, 10% बढ़ रही है, तो इसका मतलब 10% बढ़ रही है ना, तो 100 पर बढ़ेगी, 100 पर बढ़ेगी, तो इसका मतलब 110 हो रही है। किस पर? 100 पर। पहले 100 थी, फिर 10 बढ़ गई तो 110 हो गई, तो इसका मतलब कितनी हो रही है? 11/10 हो रही है। हमने मान के चल रहे हैं कि x उसकी ऊंचाई थी और बढ़ रही है कितनी? 11/10, 11/10 और 11/10।
ऐसा होने के बाद आज वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 958 95823, ठीक है, ये दे रखी है। आपसे पूछा गया 3 वर्ष पहले, मतलब ये एक्स की वैल्यू पूछी गई है। कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा निकाल के